जिन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, राजस्व को नुकसान पहुंचाया, उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, मार्क किया जाएगा और उनको रेलवे में कभी नौकरी नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ केस भी चलेगा। यानी इस चीज को अब आप अपनी जुबान भी नहीं खोल सकते, विरोध नहीं कर सकते। इस चीज को कैसे देखेंगे? बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि इस तरह से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये दबाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान से अधिकार मिले हैं। जी, घर से आते हैं, बिल्कुल वो सरकारी जॉब के भरोसे ही पढ़ाई करते हैं। मेन जब पैदा होते हैं पढ़ाई करना, यानी कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब जब गवर्नमेंट जॉब तक हम आते हैं जैसे तैसे करके, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। जी, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इस बहुत एक बढ़िया सवाल उठा। किसी भी राज्य में, जैसे कि आपको पता है कि कोविड चल रहा है, ये इलेक्शन टाइम पे होता है, ऑन टाइम। 5 साल से डिट्टो 1 महीना आगे पीछे नहीं होता, सांसें फूलने लगती है। लेकिन जब एग्जाम की बात आती है, जब स्टूडेंट की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, जी, तो बरसों बरसों लटका दिया जाता है और इसका जवाब ना सरकार देती है, ना प्रशासन देती है, ना हमारे समाज के सेवी के नाम पे जो समाज में माफिया बैठे हुए वो भी नहीं देते। जी, और इस पे है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे और घनिष्ठ मित्र ऋषभ शर्मा जी। तो सबसे पहले ऋषभ सर, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप हमेशा से ही मेरे क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन है उनके बेबाक अंदाज में आपने रिप्लाई किया है। जी, तो सर, आज हम जो हमारे देश के भविष्य हैं, यानी कि जो छात्र हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी, और वो ज्वलंत मुद्दा है आरआरबी एनटीपीसी। जी, तो सर, जैसा कि आप सबको पता है कि सबको पता है, जग जाहिर है कि एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी 2021 में, सॉरी माफ कीजिएगा 2019 में। जी, और अभी तक ज्वाइनिंग हुई नहीं है। जी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये बच्चे रोड पे, रेलवे ट्रैक पे और सरकार के प्रति अपने आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जी, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी, अगर आप देखें तो एक तरह से उनके खुशी को बदले दुख में तब्दील कर दिया गया सरकार द्वारा। जी, कैसे? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि जब सरकार वैकेंसी निकालती है तो जो छात्र है एक उमंग के साथ अपना पेपर देता है, एग्जाम देता है कि ताकि जो मेरी जो बेरोजगारी के है वो समस्या दूर हो जाएगी। जी, जी। लेकिन उसी तरीके से सरकार जब इस तरीके का घिनौना मजाक कर दे, हमारे देश के बेरोजगारी अब स्तर जानते हैं कितनी बढ़ रखी है, लोगों को रोजगार की समस्या पड़ी और सरकार इस तरीके से नौजवान के साथ मजाक करेंगे तो किस तरीके से हम उनकी भरपाई करेंगे? लेकिन सर, आरबी जो आप बिहार में 2 आरआरबी हैं, जी, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी पटना। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन दोनों कह रहे हैं कि हमने इस बार जो एग्जाम कराया उसमें उपलब्धता हासिल करी है। जैसे कह रहे हैं, पहला सर की फेयर एग्जाम हुआ है, 10 से 20% रिजल्ट आउट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 पेपर किया है, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया थे, 7 लेवल 10वीं के भी थे और 10+2 वाले भी एग्जाम थे और ग्रेजुएशन लेवल के भी एग्जाम थे। वो उनका 1 पेपर हुआ है। ये सारी अपनी महानता दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुआ, बच्चे आक्रोशित रोड पे हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? जी, अगर धांधली नहीं होती, अगर सब कुछ अगर पारदर्शिता के साथ होता तो आखिर उनको रोड पे क्यों आना पड़ता, क्यों ट्रैक पे आना पड़ता? सीधी सी बात है, जब उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तभी तो ट्रैक पे आ रहे हैं। आखिर उनके आज हाथ में नौकरी का ऑफर लेटर होता, वो आज वहाँ पे वहीं रेलवे पटरी में, यहाँ पे रेल अधिकारी में एक अच्छे लेवल पे हमारे देश को सेवा दे रहे होते, ना कि वो रेल पे बैठ के आज इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे होते। तो सबसे बड़ा जो सवाल जिन्होंने खुद बोला है कि अगर पारदर्शिता की बात करी आपने, तो यहाँ पे फेयर कैसे हुआ? फिर कैसे हुआ? 10th को भी आप एक ही लेवल में तोल रहे हो और 12th वाले को भी एक ही लेवल में। यानी मान लीजिए आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे अगर हो, तो अगर कम पढ़ा लिखा हूं तो क्या हम दोनों को एक थाली में तोला जा सकता है? नहीं, ऐसे तो गधा और घोड़ा एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि गधा और घोड़ा एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि फेयर है, और बल्कि बहुत बड़ा एक मजाक है। जिस तरीके से आज जिस पे हम चर्चा करने बैठे हैं, एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरीके से वो बताया जा रहा है, आपके कारण मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ लोगों को मतलब नौकरी ना देने की बात की। हाँ, अब एनटीपीसी और आरआरबी भी ये कह रही है कि जो ये आक्रोशित जिन्होंने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, राजस्व को नुकसान पहुंचाया, उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनको एग्जाम किया जाएगा और सीआईडी जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके थ्रू पहचानित किया जाएगा, मार्क किया जाएगा और उनको रेलवे में कभी नौकरी नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ केस भी चलेगा। यानी इस चीज को अब आप अपनी जुबान भी नहीं खोल सकते, विरोध नहीं कर सकते। इस चीज को कैसे देखेंगे? बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि इस तरह से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये दबाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान से अधिकार मिले हैं। जी, कि हमने जो आज़ादी है वो भी हमने आंदोलन करके पाई है। जी, तो क्या ये स्टूडेंट का हक नहीं है?
के इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और आप कमेंट में अपने नीचे थॉट्स लिखे, क्या आप अब अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे? आपके साथ गलत होगा क्या? आप जो इन छात्रों ने आंदोलन किया है, क्या वो बिल्कुल गलत है? मैं तो इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता सर, अगर क्योंकि ऐसा सबको अधिकार दिया संविधान ने। सर, अगर ऐसा होता तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये लोग तो असहयोग आंदोलन उसके विपरीत जा रहे थे। ये बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर ये बात चल रही है, अगर ये बात ऐसी चल रही है, तो इनको तो एक तो खुद सोचना चाहिए कि जनता जो है क्या मूर्ख बन गई है क्या? सर, ये आप जो स्क्रीन पे मेरी इमेज अभी देख रहे हैं वो नोटिफिकेशन ही है। आरआरबी ने जारी किया है कि जो बच्चे इसमें पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगी। अगर उन्होंने एग्जाम पास भी कर लिया है तो उनकी नौकरी तो गई। जी, मुझे लगता है कि इसमें या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। माफ कीजिए, मैं इतने बड़े चैनल पे आके ये ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो उनकी मानसिकता है, आप एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहे हैं। अगर हमारे देश के संविधान में लिखा है, आप ये देखिए कि हमारे देश में कि जो आतंकवादी है उसको भी अपना अधिकार रखने का हक दिया जाता है। आपने देखा ही कितने, तो ये आप हमारे देश को क्या क्या ये स्टूडेंट्स क्या बेकार है? वो किस लिए गए थे वहां पे क्या रेलवे को जो उनको शौक लगा था नुकसान पहुंचाने का? सर, ये ऐसा नहीं लग रहा रोजगार दीजिए। तालिबान बन रहे हैं, तुगलकी फरमान है, रातों रात कोई भी कानून बन जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स गए थे अपनी मांग रखने के लिए, उनका कोई हक नहीं था। आप उनके नौकरी दीजिए, आप उनको हक दिलाइए। क्या करेंगे वहां पे पटरी पे बिछाने का वहां पे? सर, अभी तो बहुत सारे जो मेन मीडिया हैं वो ये कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे छात्र होने के बावजूद राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर होनी चाहिए, संपत्ति बर्बाद हो रही है। जी, तो आप एक बात बताइए, जो सीधा साधा छात्र है और जो अपने हक के लिए लड़ाई के लिए जाए तो कहाँ जाए, विरोध कैसे करें? जी, आपके सवाल का ही मैं ऐसे बोलूं कि जिन्होंने ये सवाल उठाया उनसे पूछा जाए कि जब हमारे भारत छोड़ो आंदोलन चला, तब जब वहां पे राजस्व का नुकसान हुआ, तो उस समय अगर अंग्रेज की मीडिया ये कहती कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये इस तरीके, क्या ये उस बात को सही ठहराते? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वो लिख के दे रहा हूँ आपको कि वो इस बात का जवाब दे दे एक बार कि क्या उस समय जब आंदोलन हुआ तो कैसे गलत ठहराएंगे? अभी तो ये एक हमारा देश है, हमारे देश की पहचान एक लोकतांत्रिक देश से की जाती है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में अगर आप लोकतंत्र का ही गला दबा देंगे तो आप कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं? आपको ये नहीं लग रहा कि हमारा देश जब भविष्य गचड़े के डिब्बे ही कह सकते वहां जा रहा है तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, विकासशील देश है, विकासशील देश है, यानी कि ऑन द वे है, प्रोसेस में है। तो जब विकासशील में जब हमारे युवा ही शामिल नहीं होंगे तो 60+ वाले क्या विकास कर देंगे? जी, मेरा आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो मोदी जी का सपना है, मोदी जी का ये सपना तभी पूरा हो सकता है कि जब देश के लोगों के पास रोजगार हो और वो सक्षम हो और उनके एजुकेशन, क्योंकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि आने वाले में जो ट्रेंड चला है और ये कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो बीए बीटेक कई एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद भी उन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही, यानी बेरोजगारी कितने दर तक गिर गए। आप अगर देश के युवाओं को बेरोजगार रखेंगे तो कैसे आप अच्छे देश की कल्पना करेंगे? क्या एक ऐसा ही भारत की हमने कल्पना की थी कि हमारा देश इस तरीके से विकसित होगा? सर, पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज घपलों का कबूतर बना हुआ है। तभी तो जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उस पर बड़े मूर्ख महान बैठे हुए हैं और ऐसे तुगलकी फरमान वाले कानून बना देते हैं। जी, मुझे तो लगता है कि जो जनता हमें देख रही है वो भी समझ रही होगी, क्योंकि उनके घर में भी हर एक घर में कोई ना कोई बेरोजगार मिलेगा। सर, क्योंकि एक नया चलन आ गया है, क्योंकि पहले होता था कि रोजगार की जो बात होती थी कि अब लोगों को हक के लिए लड़ना पड़े और उसके लिए भी कहते कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा इसके लिए अगर आप उसमें आ गए तो। ये क्या बात हुई सर? ये सबसे बड़ी, मेरे को सबसे बड़ी दुखी इस बात पे होती है कि जो हमारे देश के संविधान है, मतलब जो संविधान के हमें इतने बड़े कोर्ट्स है, वो क्यों मूर्ख बन के बैठे हुए हैं? सर, जैसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, किसी भी शहर में पढ़ते हैं, उनके माँ बाप खेतों में काम करते हैं, मजदूरी होते हैं, जो एसी में बढ़ते हैं, आइए मतलब जो एजुकेशन वाले हैं, जो बेसिकली गरीब घर से आते हैं, वो सरकारी जॉब के भरोसे ही पढ़ाई करते हैं। मेन जब पैदा होते हैं पढ़ाई करना, यानी कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब जब गवर्नमेंट जॉब तक हम आते हैं जैसे तैसे करके, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। जी, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बहुत अपने सवाल बहुत एक बढ़िया सवाल उठाया और मैं इसको थोड़ा समय लूंगा और मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी बच्चा, जो भी किसान का बेटा या फिर कोई भी एग्जाम देने जाता है, फीस होता है, तो उसमें एक फीस का क्राइटेरिया रखा जाता है, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। अब वो बच्चा क्या करता है कि
पहले उसके पिताजी या जो भी किसान का बेटा है वो खेती करके उसको पढ़ने के लिए शहर भेजता है कि जा बेटा तेरे को नौकरी मिलेगी तो हमारे देश हमारी जो गरीबी है घर की वो तो मिटाएगा, मुसीबत दूर होगा। और उसके बाद जब बच्चा पेपर देने जाएगा पहले तो 100 रुपए का पेपर देगा जी, 100 रुपए फीस देगा तभी वो पेपर में बैठ पाएगा जी। और वो किस तरीके से वो 100 रुपए जुटाता है वो मैं जानता हूँ कि एक छात्री समझ सकता है कि वो 100 रुपए उसके लिए उस समय कितनी अहमियत होते हैं। अब तो उसको फीस तो 500-600 अगर वो सर चाय भी बेच रहा होगा तो 100 रुपए जुटाने में कितने कप बेचने पड़ेंगे। ये सोचिए कि आप उसको अब तो उसको फीस का रेट भी बढ़ा दिया गया 500-600 इस तरीके से कर दिया, तो उस पर कितना भार पड़ता है। एक तरह से पढ़ाई का खर्चा, फिर उसके खुद के जो एग्जाम दे उसका खर्चा, और यहाँ से देखिए सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है। आप मान लीजिए कि अगर 100 रुपये देता है, 1 लाख बच्चे दिया, कितने पैसे करोड़ों रुपए आ गए। एक तरह से धंधा बना देगा कि या तो पेपर लीक करवा देना, या तो फिर उसको वो करना, भ्रष्टाचार आ गया इतना। और वो रोजगार के लिए अगर हक मांगने जाओगे तो कहेंगे कि जी आप लाठी भी खाओगे और कहोगे जी आपको नौकरी भी नहीं मिलने वाली। सर नोटिफिकेशन आता है एक 2019 में और एग्जाम आते आते 2022 हो जाता है, ज्वाइनिंग आते आते पता नहीं उसकी एज ही निकल जाए, जी शादी हो जाए, पता नहीं मर ही जाए बंदा। तो जो ये हमारे देश के राजनेता है, किसी भी राज्य में, जैसे कि आपको पता है कि कोविड चल रहा है, ये इलेक्शन टाइम पे होता है, ऑन टाइम 5 साल से डिटो 1 महीना आगे पीछे नहीं होता, सांसें फूलने लगती है। लेकिन जब एग्जाम की बात है, जब स्टूडेंट की बात है, जब नौकरी की बात आती है जी, तो बरसों लटका दिया जाता है और इसका जवाब ना सरकार देती है, ना प्रशासन देती है, ना हमारे समाज के सेवी के नाम पे जो समाज में माफिया बैठे हुए वो भी नहीं देते जी। और इस पे ये भी तो देखिए, आप सरकार हो 1 महीने के आप उनकी तनख्वाह काट लीजिए, बवाल हो जाएगा, संसद में ये हो जाएगा, लेकिन आप रोजगार नहीं देंगे। तो रोजगार की बात आएंगे तो आप मौन हो जाएंगे। और जब किसी सरकार के पास डाटा नहीं कि हम कितने रोजगार। और सर जब आप मुंह खोलिएगा, जुबान खोलिएगा, बोलना हक के लिए लड़िएगा, तो आपके पास देशद्रोही और मुकदमा दायर कर देंगे। अब एनटीपीसी में जो बच्चों ने ये प्रोटेस्ट में भाग लिया है उनके खिलाफ अब FIR होगी और उनको पता चल जाएगा कि इसमें चिन्हित कर लिया जाएगा कि ये RRB में फॉर्म भरा था, आगे भरेंगे तो उनकी नौकरी नहीं दी जाएगी जी। और मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहता हूँ इस लोकतंत्र के माध्यम से, जो भी हमें देख रहे हैं, अब आप सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब समय आ गया। अब आपको सहन नहीं करना, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप हक नहीं पाएंगे। हाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के साथ लड़े थे, लेकिन अब हमें हमारे देश में ही बैठे हमारे हक मारने वाले देशद्रोहियों से लड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे सेवा और हमारी भलाई के नाम पे बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे बड़े बड़े मूर्ख महान बैठे हैं। उन लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन उनसे लड़ते हुए हमें याद रखना होगा, हमें संयम बरतनी होगी, क्योंकि हमें अपने देश का नुकसान भी नहीं करना होगा, क्योंकि हम अपना ही घर अपने हाथों से जलाएंगे, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। लेकिन चुप भी नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप चुप बैठिएगा तो ये साफ हो जाता है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आज उन पे आइए, कल को आप पे भी आ सकता, क्योंकि आज वो एग्जाम के हक के लिए लड़े, कल को पता चले आप किसी हक के लिए जाए तो आपके बोलने के लिए हक के लिए लड़िए, हमें बोलने दीजिए। इस चीज के भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। और मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी मानव अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी देख रहे हैं तो मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और इसके पर ध्यान दीजिए। और उम्मीद करते कि जो हमारे जो लोकतांत्रिक देश में हमारी एक आप ही से न्याय की उम्मीद बची है। हाँ। इसके अलावा हम सभी हिम्मत हार चुके हैं, हताश होते जा रहे हैं, और हमारे भविष्य के जो भारत के भविष्य हैं, होनहार विद्यार्थी हैं, उनका गला ना घोटें, उनके सपनों का ना घोटें, क्योंकि उनकी माँ और पिताजी आज भी किसी दूर गांव में दिया टिमटिमा नहीं रही है, लेकिन बल्ब टिमटिमा रहा है आज के दौर में, और वहां आशा में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बन के आएगा। क्या यही बड़ा बन के जाएगा? आशा करते हैं कि आप लोग अपनी आंखें खोलेंगे और उस गरीब की बात करेंगे जिसकी पोस्टर आप लोग, जिसकी इमेज अपने बैनर और होर्डिंग में लगाते हैं। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अतुल्य लोकतंत्र को अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऋषभ सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विशेष मुद्दे पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आपका, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।